राम नाम की लूट है, जितना चाप के लूट सकता है लूट। देश के बुजुर्गों का हिस्सा लूट, विकलांगों का हिस्सा लूट, विधवाओं का हिस्सा लूट, क्योंकि राम के नाम पर हर तरह की लूट पर है भारी छूट। जी हां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भारी भरकम अमृत घोटाले के बाद एक और तगड़ा वाला खेल सामने आया है। माफ करिएगा, एक नहीं कई और खेल सामने आए हैं जो आपकी खोपड़ियां घुमा देने के लिए काफी है। देश के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के साथ, माफ करिएगा, दिव्यांगों के साथ जिस तरह का खेल करके पैसा लपेटा गया और लपेटने के बाद उस पैसे का जैसा दुरुपयोग हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेरे उस पुरानी बात को प्रमाणित करता है कि प्रधानमंत्री जो आरोप दूसरों पर लगाते हैं, या तो वो काम खुद ही पहले कर चुके होते हैं या फिर निकट भविष्य में करने वाले होते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों पर जो आरोप लगाया था, अब वो आरोप प्रमाणित होकर खुद उन्हीं के कपार पे चढ़ गया है। एकदम टकटकी लगाकर सुनिए, ये मामला आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। और हाँ, राम के नाम पर जो लूट अयोध्या समेत अन्य जगहों से सामने आई है, उसको और भी ज्यादा ध्यान लगाकर सुनिए, देखिए और भक्तों को जरूर दिखाइए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को फिर से आड़े हाथों लिया है और सवालों का ऐसा जाल बुन दिया है कि प्रधानमंत्री उससे निकल नहीं पा रहे हैं और शायद निकल भी नहीं पाएंगे। क्या है वो सवाल और क्यों नहीं निकल पाएंगे, विस्तार से बात होगी। बात यह भी करेंगे कि जब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को संसद में खड़े होकर हाथ जोड़ के स्पीकर के सामने खड़े होना पड़ जाए तो फिर लोकतंत्र की अम्मा क्या महसूस कर रही होगी, बताइएगा जरा। वहीं देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर बहुत ही तगड़ा वाला और शर्म से डुबा देने वाला झूठ बोला है और इस झूठ का खंडन खुद उन्हीं की सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। वैसे आज इस वीडियो में भक्तों के लिए कई झटके हैं। आप राह चलते किसी भी भक्त से बात करेंगे तो वो बताएगा कि कांग्रेस पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों का समर्थन करती है और यही बोल बोल के बीजेपी ने एक समुदाय विशेष को खूब टारगेट किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी उसी की गोद में जाकर बैठ गई है। ये खेल बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। इस खेल को सुनकर थोड़ी देर के लिए भक्तों की सांसें अटक सकती हैं, लेकिन हम पहले बता देते हैं भैया, आनी पानी दोष, हम होंगे निर्दोष। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, तभी आपको वीडियो तुरंत मिलेगी। पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था, ये वाला। इसमें पता नहीं कहां से यूट्यूब को कुछ खतरनाक चीजें दिख गई। जरा आप भी जाकर एक बार देखिए तो क्या उसमें कुछ खतरनाक है जो यूट्यूब पर नहीं दिखना चाहिए। इस वाली वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या खतरनाक था उसमें। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, इसलिए आप सभी से अपील है कि हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट बॉक्स में 2-4 कमेंट जरूर करिए, खूब शेयर करिए, ताकि भक्तों और आईटी सेल के रिपोर्ट्स का असर ना हो। जो फर्जी रिपोर्ट ये लोग करते हैं उसका असर हमारे चैनल पर ना हो, क्योंकि उन लोगों के पास बड़े संसाधन हैं और हम लोगों के पास सिर्फ आप हैं। हमारा काम पसंद आए तो आर्थिक सहायता के लिए इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, क्या आपको कुछ साल पहले का दिल्ली वाला दंगा याद है? 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, हर जगह सारे रिपोर्टर एक ही बात कह रहे थे कि दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई है, पुलिस गायब है, सारे नेता सन्नाटा मार के अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। और यहां जब मैं सारे नेता बोल रहा हूं तो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियों की सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। सब के सब अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। इसी बीच दिल्ली की हाईकोर्ट में एक याचिका गई और रात के 12 बजे अदालत बैठी। जस्टिस मुरलीधर ने जबरदस्त सुनवाई करते हुए पुलिस को जमकर लताड़ा। इसके बाद पुलिस लाइन पर आ गई और काम करने लगी, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, चौतरफा एक्टिवनेस दिखने लगी, सब सक्रिय हो गए और 3 दिन बाद हिंसा लगभग समाप्त होने लगी। उस वक्त जस्टिस मुरलीधर ने न सिर्फ दंगों में पुलिस की भूमिका का संज्ञान लिया, बल्कि जिन भड़काऊ भाषणों के कारण हिंसा फैली थी उनका भी संज्ञान लिया और पुलिस की जमकर क्लास लगाई तथा भाजपा के गोली मारो वालों जैसे नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश तक दे दिया। जस्टिस मुरलीधर ने पुलिस के अधिकारी को यहां तक कह दिया था कि जाओ रात भर भड़काऊ भाषणों को देखो, वीडियो देखो और कल आके रिपोर्ट करना। मगर इसके तत्काल बाद क्या हुआ ये भी आपको याद होगा, नहीं है तो याद दिला देता हूं। जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया। एक तो ये कहानी अपने ध्यान में रखिए। और हाल ही में आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के बरेली में कावड़ियों के बीच ढेर सारे दंगाई अच्छे खासे हथियार लेकर घूम रहे थे। जाहिर सी बात है, धार्मिक यात्रा में हथियार का कोई काम तो होता नहीं है, खेल तो कुछ और करना था। मगर चूंकि जिले के उस वक्त के एसएसपी प्रभाकर चौधरी बहुत तेज निकले और अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने समय पर एक्शन लिया और दंगाइयों पर लाठीचार्ज करके पीट पाट के बराबर कर दिया और मामले को बिगड़ने से पहले रोक लिया। मगर कुछ ही घंटे बाद पता चला कि एसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी का प्लान बिगड़ गया हो और जिसका प्लान बिगड़ गया वो बहुत ताकतवर आदमी होगा। चारों तरफ सवाल उठने लगे कि जिस पुलिस अधिकारी को इनाम देना चाहिए था उसको इस तरह से ट्रांसफर क्यों कर दिया गया भाई? अब क्यों कर दिया गया इसका जवाब तो आप सब जानते हैं। ऐसा ही अब एक नया खेल सामने आया है। हरियाणा के नूह में हाल ही में भयंकर हिंसा देखने को मिली थी। चारों तरफ ये सवाल उठ रहा था कि आखिर सरकार कर क्या रही है।
हालांकि सरकार क्या कर रही थी आप सब जानते हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री ही कह रहे हों कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर उम्मीद किससे की जाए और क्यों की जाए? उम्मीद करना क्या बेवकूफी नहीं होगी? मगर इस हिंसा के तुरंत बाद सरकार का बुलडोजर गरजने लगा। आरोप लगने लगा कि एक पक्ष के लोगों को टारगेट करके सैकड़ों घरों को गिरा दिया गया। बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई और सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि क्या आप जातीय संघार करने की कोशिश कर रहे हैं? कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जी.एस. संघावालिया और जस्टिस हरप्रीत थे, जिन्होंने नूह में बुलडोजर के मामले के ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़े सवाल पूछे और अत्याचार को रोकने का आदेश दिया था, इस मामले में दूसरी सुनवाई से पहले ही उस बेंच को सुनवाई से हटा दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि हरियाणा के नूह में जो हुआ और जिस तरीके से बुलडोजर का कहर बरसाया जा रहा था, क्या उस पर स्वतः संज्ञान लेना गलत हो गया और सरकार को फटकार लगा देने से इतनी तकलीफ हो गई कि बेंच को ही बदल दिया गया? अब नए जज उस पर सुनवाई करेंगे। अब नए जज सुनवाई करेंगे तो फिर सुनवाई कैसे करेंगे और किस लिए उन्हें लाया गया है, यह सब बताने कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हम तो भैया दिल से मानते हैं कि भारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, कहीं कोई दबाव कोई भेदभाव नहीं होता। बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आपके सामने ही है। वैसे अच्छा होता कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को ही जज की कुर्सी पर बैठा दिया जाता, एक नंबर का फैसला देते सब, क्योंकि सब कुछ उनकी जानकारी में है। वो सब बड़ी अच्छी सुनवाई करते और एकदम तगड़ा फैसला देते, बिल्कुल ऊपर वालों के मन का फैसला मिलता। देश के गृह मंत्री से लेकर भाजपा के अध्यक्ष तक लगातार घूम घूम कर अलग अलग चुनावी रैलियों में ये बात कहते आए हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने फोन करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया, इसके बाद वहां पर फंसे हमारे बच्चों को निकाल कर लाए हम लोग। और ये बात देश के गृह मंत्री संसद भवन में खड़े होकर बोल रहे हैं, पूरे देश के सामने बोल रहे हैं। मगर सवाल यह है कि जिस संसद के सामने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सर झुकाया था, संसद की गरिमा को कितनी बार झुकाया और गिराया जाएगा भाई? विदेश मंत्रालय के अधिकारी स्वयं इस बात का खंडन कर चुके हैं कि यह पूरी तरह से गलत है, किसी ने किसी को फोन करके कोई युद्ध नहीं रुकवाया। अब सवाल यह है कि भारत सरकार के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या फिर देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, और संसद में इतना बड़ा झूठ कैसे बोला जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिसकी इतनी चलती है दुनिया में, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो 3 महीने से ज्यादा वक्त से जल रहे अपने एक राज्य में युद्ध नहीं रुकवा सका। वो अपनी जनता को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, और युद्ध रोक देना तो बहुत दूर की बात है, उस राज्य का नाम भी जबान पर नहीं आ रहा है। ये कैसी दिलेरी है भाई? हालांकि दिलेरी है कि दिलेरी के नाम पर नौटंकी है, फर्जीवाड़ा है, ये आप सब जानते हैं। मगर एक बात तो साफ है, इस देश के लोगों ने कभी सपने में भी सपना नहीं देखा होगा कि देश के गृह मंत्री संसद भवन में खड़े होकर इतना बड़का बड़का झूठ, और गृह मंत्री तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री भी क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको पता है। अच्छा, एक और मामला सामने आया है जो भक्तों को बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज करने वाला है। जिस पीएफआई के नाम पर भक्तों को डराया जाता है, जिस पीएफआई को भारत सरकार ने बैन कर दिया ये कहते हुए कि ये देश के लिए खतरा है, जिसका नाम जब जब के बहुत सारे भक्तों का दिन कटता है, खबर आई है कि उसी पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई को बीजेपी कर्नाटक में ग्राम पंचायत के चुनाव में समर्थन दे रही है। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कर्नाटक में एसडीपीआई के साथ खड़े हैं, ये बोलते हुए कि एसडीपीआई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही एसडीपीआई जो पीएफआई का राजनीतिक विंग है। भक्त बेचारा करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, चारों तरफ से फंसा हुआ है। पीएफआई को गाली देंगे तो बीजेपी हार जाएगी, बड़ी कंफ्यूजन है भाई। कश्मीर की जिस पार्टी का विरोध बीजेपी करती है और कहती है कि ये पाकिस्तान वालों के साथ मिले जुले हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बना लेती है। महाराष्ट्र में जिस एनसीपी के नेताओं पर 70,000 करोड़ का घोटाला खुद प्रधानमंत्री लगाते हैं, 4 दिन बाद उसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और जो ओम प्रकाश राजभर योगी बाबा को भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, मोदी को दुनिया का सबसे झूठा आदमी बता रहे थे, अब उन्हीं के साथ खड़े हैं, बगल में खड़े हैं। और जिस पीएफआई के नाम पर एक वर्ग को टारगेट किया गया, गोदी मीडिया ने अपना महीनों तक कार्यक्रम चलाया, अब बीजेपी उसी पीएफआई के लोगों के साथ खड़ी हो गई है। यह होता है विश्वगुरु वाला मास्टर स्ट्रोक। अमृत काल चल रहा है भाई, बड़े बड़े अमृत काल में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से आयुष्मान योजना में जबरदस्त फर्जीवाड़ा सामने आया है और अमृत घोटाला हुआ है, जिसने आयुष्मान योजना के साथ साथ डिजिटल इंडिया का भी पर्दा फाड़ दिया है। अब उसी सीएजी रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया। यानी कि मंत्रालय ने पेंशन योजना से जुड़े हुए लगभग 2 करोड़ 83 लाख रुपए अन्य योजनाओं के प्रचार पर खर्च कर दिया। पोस्टरबाजी समझ लीजिए। एनएसएपी के तहत सरकार 3 पेंशन योजनाएं चलाती हैं। इसमें एक बुजुर्ग नागरिकों से जुड़ी हुई है, दूसरी विकलांगों से जुड़ी हुई है और तीसरी विधवाओं से जुड़ी हुई। इसके अलावा योजना के तहत बुजुर्गों को खाद्य सुरक्षा भी दी जाती है। यानी कि जो पैसा बुजुर्ग, विकलांगों, विधवाओं के पेंशन का था, उसी पैसे से पोस्टरबाजी हुई, यानी चेहरा चमकाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगस्त 2017 में 19 राज्यों के हर जिले में 5 होर्डिंग्स के माध्यम से ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़े के प्रचार के लिए मंत्रालय ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ये वही छपास और दिखास वाला रोग है जिसका आरोप
कल प्रधानमंत्री जी विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं पर लगा रहे थे। अभी और सुनिए, राम नाम की लूट को भी देखते जाइए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या से संबंधित कई योजनाओं में झोलझाल करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ यानी गलत लाभ पहुंचाया गया है। सीएजी ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया था, जिसमें बताया गया कि ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया, अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अब यदि अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तो इसे हवा में तो पहुंचाया नहीं गया होगा। सरकार और सरकारी तंत्र भंडारा तो चला नहीं रहे हैं कि आओ भैया 4 पूड़ी तुम ले लो, 10 पूड़ी तुम ले लो। ये सब जानते हैं कि 10 पूड़ी देंगे तो उसमें से 4-5 पूड़ी अपनी जेब में मिलेंगे। ये अलग बात है कि पीछे वाली जेब में लेंगे। मगर सवाल यह है कि ये जो करोड़ों रुपया इधर उधर गया है वो किसका है? आपका है। अभी तो 19 करोड़ 73 लाख का मामला सुना है। और सुनिए, अयोध्या परियोजना संबंधित रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदार को टेंडर का जो मूल्य था यानी 62 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का 5% गारंटी के रूप में जमा करवाना था, यानी कि 3 करोड़ से अधिक रुपया जमा कराना था, लेकिन बिना कोई कारण बताए मात्र 1 करोड़ 86 लाख रुपया ही जमा करवाया गया। यानी कि व्यवस्था यहां भी एकदम टाइट है कमाई करने की। एक और मामले में बताया गया है कि थोड़ा सा काम करके सावधानी बरत के 19 लाख रुपए से अधिक का बचत किया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया गया। अब बचाया नहीं गया कि जानबूझकर दे दिया गया। आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सुनते जाइए, अभी और भी मामला है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कैग ने कहा है कि ठेकेदारों को उस काम के लिए भी भुगतान कर दिया गया जो काम जमीन पर हुआ ही नहीं। अयोध्या में गुप्तार घाट के विकास कार्य में जहां पर कोई काम ही नहीं हुआ, फिर भी उसी काम के लिए लगभग 57 लाख से अधिक रुपया दे दिया गया। मैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से नहीं पढ़ रहा हूं ताकि आप बोर ना हो, मोटा मोटी बता रहा हूं। आप चाहें तो वीडियो को रोक के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मगर अब सवाल यह है कि राम नाम की लूट है, बोलेगा कौन? जो बोलेगा, जो सवाल करेगा वो धर्म विरोधी हो जाएगा, और जिन लोगों की देखरेख में खुलेआम लूट मची हुई है वो धर्म के रक्षक हैं। बहरहाल, जब देश की संसद में विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को हाथ जोड़कर सदन के अध्यक्ष से कहना पड़े कि मेरा माइक मत बंद करिएगा, तो फिर लोकतंत्र की अम्मा की मजबूती की कल्पना आप आराम से कर सकते हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके विरोध में नेताओं ने दोनों सदनों में हंगामा किया। इंडिया के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बाद में सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा से आपके सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। सांसद संजय सिंह का निलंबन और बढ़ा दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही सदन में खड़े होकर बोलने की कोशिश कर रहे थे, जगदीप धनखड़ साहब लगे टोका टाकी करने। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि साहब मेरा माइक मत बंद करिएगा प्लीज। कल्पना करके देखिए, क्या आपने कभी भी सदन में इस तरह का माहौल देखा है कि विपक्षी नेता खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करें कि साहब हमारा माइक मत बंद करिएगा? क्या यह लोकतंत्र की तस्वीर हो सकती है? वैसे जगदीप धनखड़ साहब कार्यवाही के दौरान कितनी निष्पक्षता से सभी पार्टियों के सांसदों की बातें सुनते हैं और सुनने देते हैं, आप सब जानते हैं। विपक्षी सांसद अभी बोलना शुरू भी नहीं करते कि टोका टाकी शुरू हो जाती है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके सब कुछ देख सकते हैं वीडियो में। पिछले दिनों सदन में देश के प्रधानमंत्री कई घंटे भाषण दिए, मगर जो सवाल थे उन सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पर हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बात की थी, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद विपक्षी सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री सदन में 2 घंटा 13 मिनट तक भाषण दिए और अंत में मात्र 2 मिनट के लिए मणिपुर का नाम लिया। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये तो आप सब जानते ही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, जिंदगियां खतरे में है। और सदन में जब प्रधानमंत्री आते हैं तो हंस रहे थे, चुटकी ले रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे तक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। चर्चा का विषय मैं नहीं था, ना ही कांग्रेस पार्टी थी, चर्चा का विषय था मणिपुर। और आगे राहुल गांधी ने अपनी मणिपुर की यात्रा का एक अनुभव साझा किया और बताया कि किस तरीके से मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में जब मैं पहुंचा था और मैतेई समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यदि आपकी सुरक्षा में कोई कुकी समुदाय से जुड़ा हुआ है तो उसे हटा दीजिए, आपके साथ भी हमारे पास आएगा तो हम उसे मार देंगे। और यही बात तब भी सामने आई जब वो कुकी समुदाय के लोगों से मिलने गए तो उन लोगों ने भी शर्त रखी कि यदि आपकी सुरक्षा में कोई मैतेई समुदाय का है तो उसे हटा दीजिए, आपके साथ भी आएगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब आप भी कल्पना करके देखिए कि मणिपुर में स्थितियां कितनी गंभीर हैं, कितनी ज्यादा नफरत और अलगाव पैदा कर दिया जा चुका है। क्या संसद में खड़े होकर दांत चियारने से, विपक्षी दलों का मजाक उड़ाने से और कांग्रेस किन किन राज्यों में कितने सालों से हार रही है यह बताने से मणिपुर के लोगों का जख्म भर जाएगा? चारों तरफ से नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच हमने आपसे आग्रह किया था कि अपने आसपास रहने
चाहने वाले अलग अलग धर्म के मित्रों, संबंधियों और पड़ोसियों के साथ तस्वीरें लेकर हमें भेजिए। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें ढेरों तस्वीरें भेजी हैं, सैकड़ों की संख्या में। आप सभी का दिल से आभार। इस प्रयास को लगातार जारी रखिए, हमें और ज्यादा तस्वीरें भेजते रहिए, हम लगातार दिखाते रहेंगे। आप सभी को करना बस इतना है कि जब आपकी तस्वीरें हमारी वीडियोस में दिखाई जाएं तो उन तस्वीरों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि देश में चारों तरफ यह संदेश जाए कि देश के लोग क्या चाहते हैं और मुट्ठी भर दंगाई लोग क्या करना चाहते हैं। भाड़े के नफरती टट्टू मुट्ठी भर है और देश में इस मुल्क को प्यार करने वाली जनता करोड़ों में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।